नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विथ पंकज नाडिया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने कक्षा 6 प्रथम सत्र हिंदी की इकाई 6 सुबह के बारे में चर्चा की थी और साथ ही उसके शब्दार्थ के बारे में जाना था। आज हम इसी इकाई के स्वाध्याय, अभ्यास एवं भाषा सत्ता के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अभ्यास के प्रश्न और उसके उत्तर देखेंगे, उसके बाद स्वाध्याय की बात करेंगे। तो अभ्यास, सबसे पहला प्रश्न, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ कुछ शब्द दिए हुए जिनका हमें वाक्य प्रयोग करना है। एक उदाहरण भी दिया है, जैसे कि मंडराना, तो उसका वाक्य बनाया है, आकाश में काले काले बादल मंडराने लगे। ओके, तो इस प्रकार से हमें वाक्य बनाने हैं। शब्द है बाधा, अच्छे कार्य में हर वक्त बाधाएं आती रहती है, या अच्छा कार्य करने वक्त बाधाएं तो आती ही है। उत्सुकता, हमें पढ़ाई करने में उत्सुकता दिखानी चाहिए। दृढ़ता, किसी भी कार्य को दृढ़ता से किया जाए तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग लोगों का आदर करना हमारा कर्तव्य है। व्यस्त, आजकल लोग मोबाइल में बहुत ज़्यादा व्यस्त दिखते हैं। प्रश्न 2 अ, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। गोलू ने रेशमा से ऐसा क्यों कहा? तो दीदी आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा, ऐसा गोलू ने रेशमा से कहा क्योंकि जब गोलू पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ चुका था और दूसरे पटाखे छुड़ाने में मग्न था, तब उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी थी और यह बात रेशमा ने देखी। रेशमा ने आवाज़ भी लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ पटाखों की आवाज़ में दब गई। तो रेशमा ने अपने पहियों वाली कुर्सी को धकेलते हुए ले जाकर गोलू को ज़ोर से धक्का दिया और उस धक्के की वजह से गोलू की जान बच गई। इसीलिए उसने कहा कि आपने मेरी जान बचाई और इसीलिए आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। इस वाक्य का भाव समझाना है। तो रेशमा की शारीरिक कमी, यानी उसकी शारीरिक कमी थी, उसके दोनों पांव घुटनों से नीचे बेजान थे। उसके जो पांव थे उसमें जान नहीं थी, यानी कि वो विकलांग थी। तो ये उसकी शारीरिक कमी थी, लेकिन उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी। वह 11 साल की थी। शुरुआत में उसे दूसरों की मदद लेनी पड़ती थी, लेकिन 11 साल की उम्र में वह अब अपने सारे कार्य खुद करती है। वो किसी से मदद नहीं लेती है। इसके अलावा घर के काम में भी वह मम्मी की या माता की मदद करती है। वो बाज़ार से सामान ले आती है, छोटे भाई की भी मदद करती है और यहाँ तक कि बड़े से बड़ी मुसीबत का सामना करने के लिए भी वह तैयार है। यह उसकी जिंदादिली है और इसीलिए रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी भी बाधा नहीं बनी, जैसा हम कह सकते हैं। प्रश्न 2 ब, यदि आपकी कक्षा में रेशमा की तरह कोई बच्चा दाखिला लेता है तो आप क्या करेंगे? पहला है, किन किन बातों का ध्यान रखेंगे? तो यदि आपकी कक्षा में भी ऐसा लड़का या लड़की या कोई बच्चा दाखिला लेता है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो कोई उसे परेशान ना करे। दूसरा, आप उसकी मदद करेंगे, उसको पढ़ाई लिखाई में उसे कोई चीज़ चाहिए तो मदद करेंगे। साथ ही आप उसे प्राथमिकता देंगे। कहीं पे जाना है क्योंकि उसके पाँव नहीं होते हैं या उसके पाँव बेजान हैं, तो आप उसे कहीं पे जाने में सबसे पहले प्राथमिकता देंगे। यानी किसी भी चीज़ को, किसी लाइन में आप उसे खड़ा नहीं करेंगे, सबसे पहले उसे जाने देंगे। स्कूल से छूटते वक्त या स्कूल में आते वक्त आप दरवाजे में उसके लिए अलग से जगह छोड़ देंगे ताकि उसे कोई धक्का ना दे दे। साथ ही आप उसकी साइकिल या उसका जो पहियों वाली कुर्सी है उसे आप धक्का देने में मदद करेंगे, उसे घर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरा है, किस तरह आप उसकी सहायता करेंगे? तो आप उसे कोई चीज़ चाहिए तो दे सकते हो, कॉपी, नोटबुक, पेन, पेंसिल वगैरह जो भी क्लासरूम की चीज़ें होती है वो आप देंगे। उसे पानी पीने जाना है तो आप उसकी जो पहियों वाली कुर्सी है उसे धकेल कर ले जाएंगे। उसे घर से स्कूल तक लाने में और स्कूल से घर तक ले जाने में आप उसकी सहायता कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आप सहायता करेंगे। ये सब आपको अपने हिसाब से लिखना है, हम केवल उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं।
तीसरा है विद्यालय में क्या परिवर्तन करना चाहेंगे। यदि ऐसा बच्चा दाखिला लेता है तो हमें स्कूल में स्कूल में विद्यालय में परिवर्तन करना पड़ेगा। जी हाँ, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बच्चे जो प्याऊ होता है, वाटर टैंक होता है पानी पीने का, उसका जो नल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे, गिर जाएंगे, खड़े नहीं हो सकते, तो उनके लिए अलग से पानी पीने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। रेलिंग बनाना पड़ेगा ताकि उनकी जो पहियों वाली कुर्सी है वो क्लासरूम में आने में उनको मदद मिले, क्योंकि वो जो स्टेप्स होते हैं वहाँ पे नहीं चढ़ पाएंगे उनकी पहियों वाली कुर्सी। इसके साथ उनके लिए अलग दरवाजे की व्यवस्था करनी पड़ेगी ताकि एक साथ जब बच्चे छूटते हैं स्कूल से तो उन्हें कोई धक्का ना दे, इसलिए इस प्रकार के अलग दरवाजे की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उसे भी स्लैब देकर या रेलिंग बनाकर अच्छी तरह से बनाना पड़ेगा। इसके अलावा उसके बैठने की जगह अलग से रखनी पड़ेगी ताकि उसे कोई धक्का ना दे, वो हमारी तरह या अन्य बच्चों की, नॉर्मल बच्चों की तरह वो बेंच पर नहीं बैठ पाएंगे, तो उनकी कुर्सी रखने के लिए एक छोटी सी जगह क्लास में रखनी पड़ेगी। तो ये सब परिवर्तन भी करने पड़ेंगे। बाकी बच्चों को क्या सलाह देंगे आप? तो आप अपनी कक्षा में यदि वो दाखिला लेता है तो आप तो उसकी मदद करेंगे ही, साथ ही स्कूल के अन्य कक्षाओं के बच्चों को भी आप सलाह देंगे कि वो भी उनकी मदद करे, वो भी उनके साथ अच्छा बर्ताव करे, दोस्ती बनाए रखे। साथ ही साथ इन्हें किसी ज़रूरत हो, कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो वो भी दे और मदद करे, और कोई उन्हें परेशान ना करे। ये सबसे बड़ी बात आप ध्यान रखेंगे और दूसरे लोगों को इसके बारे में सलाह भी देंगे। आगे देखते हैं, सोचकर बताइए। दीपावली पर आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां की जाती है? तो हम जानते हैं कि जब दीपावली का त्यौहार आता है तो हमारे घरों पर बहुत ज़्यादा विशेष तैयारियां की जाती है। ऐसा माना जाता है कि दीपावली प्रमुख त्यौहार है बाकी त्योहारों में, इसलिए बहुत ज़्यादा तैयारियां भी की जाती है। तो दीपावली में आपके परिवार में क्या क्या विशेष तैयारियां होती है उसके बारे में आपको लिखना है। जैसे कि हर परिवार में ज़्यादातर रंग रोगान होता है मकानों का, घर की दीवारों का। इसके अलावा मकड़ी के जाले हटाए जाते हैं, सारे बर्तन वगैरह धोकर साफ करके फिर से रखे जाते हैं, घर की अच्छी तरह से सफाई होती है, और कई बार जो रोशनी होती है वो कर दी जाती है, घर के बाहर लाइट्स लगाए जाते हैं। दीपावली के अगले दिन या दीपावली के दिन रंगोली बनाई जाती है, दिए जलाए जाते हैं, नए नए कपड़े खरीदे जाते हैं, दीपावली से पहले कपड़े खरीद लिए जाते हैं, मिठाइयाँ बनाने के सामान लाकर मिठाइयाँ बनाई जाती है। तो ये सारी तैयारियाँ होती है। तो आपको अपने हिसाब से लिखना है आपके घर, आपके परिवार में क्या क्या तैयारियाँ होती है। दूसरा है, क्या दीपावली पर फटाखे छुड़ाने चाहिए? क्यों? तो दीपावली पर फटाखे छुड़ाने चाहिए या नहीं छुड़ाने चाहिए? तो हमारे हिसाब से तो नहीं छुड़ाने चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है। साउंड पॉल्यूशन यानी कि आवाज़ का प्रदूषण भी होता है, साथ ही साथ हवा का भी प्रदूषण होता है, उससे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, और साथ साथ ज़मीन में कचरा भी गिरता है, क्योंकि उसके जो कागज़ वगैरह गिरते हैं वो भी प्रदूषण फैलाते हैं। तो ज़्यादातर हो सके तो नहीं छुड़ाने चाहिए, और यदि आप छुड़ाना चाहे तो आपको फुलझड़ी है या ऐसे फटाखे छुड़ाने चाहिए। दूसरी बात प्रदूषण के अलावा ये है कि फटाखे छुड़ाने में कई बार एक्सीडेंट यानी कि अकस्मात होने की चांसेस रहते हैं। कई बार फटाखे छुड़ाते वक्त बच्चों के हाथ जल जाते हैं, धमाके से किसी के कान में सुनाई नहीं देता, ऐसा भी हो सकता है। कई बार लोगों के जो घास रखी होती है, सूखी घास, वो रॉकेट वगैरह से जल जाती है, किसी के घर में आग लग सकती है। इसलिए फटाखे छुड़ाने में हमें ध्यान रखना चाहिए, जहाँ तक हो फटाखे ना छुड़ाए, और यदि आप छुड़ाने चाहते तो ऐसे फटाखे छुड़ाए जिससे ना तो किसी चीज़ का नुकसान हो ना प्रदूषण हो। तीसरा है, किसी ऐसी घटना का वर्णन कीजिए जब आपको किसी ने बचाया हो या आपने किसी की सहायता की हो। तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिखेंगे। यह एक ऐसी घटना के बारे में जब आपको किसी ने बचाया हो, यानी कि आपकी किसी ने मदद की हो, या फिर आपने किसी की मदद की हो। कोई भी घटना आप लिख सकते हैं, या तो आपको किसी ने बचाया हो इस घटना के बारे में लिखिए, या फिर आपने किसी की सहायता की हो उस घटना के बारे में लिखिए। स्वाध्याय, यहाँ भी हमें QR कोड दिया है जिसे स्कैन करके आप स्वाध्याय से रिलेटेड कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, सुबह से घर के सभी लोग सफाई क्यों कर रहे थे? तो सुबह से घर के सभी लोग सफाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि त्यौहार के दिन थे, त्यौहार आने वाले थे, इसलिए त्यौहार में हर कोई घर की सफाई करता है, इसलिए घर की सफाई की जा रही थी। रेशमा को घर की सफाई में क्यों नहीं लगाया गया होगा? तो रेशमा के पाँव में जान नहीं थी, उसके पाँव बेजान है, वो खड़ी नहीं रह सकती,
और पहियों वाली कुर्सी पर उसे घूमना पड़ता है, इसीलिए रेशमा को घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। इसके अलावा घर के सभी लोग रेशमा से बहुत ज़्यादा प्यार करते, इसलिए भी उसे घर की सफाई में नहीं लगाया गया होगा। बाकी सारे लोग मिलकर घर की सफाई कर लेते होंगे। रेशमा ने अपनी माँ के काम में किस तरह मदद की? तो रेशमा ने 2 प्रकार से अपने माँ के काम में मदद की। पहले तो उसने जो बर्तन साफ कर दिए गए उनके डिब्बों वगैरह पर लेबल लगाए, और दूसरा जब उसकी माँ को लड्डू बनाने के लिए सामान लाना था तो वो बाज़ार गई और वहाँ से सामान लेकर आई। तो इस प्रकार से उसने मदद की। माँ ने रेशमा को बाज़ार क्यों भेजा? तो माँ ने रेशमा को बाज़ार इसलिए भेजा क्योंकि माँ को लड्डू बनाने थे और पिताजी दफ्तर चले गए थे। दादा दादी बुजुर्ग थे और गोलू बहुत छोटा था, इसलिए कोई बाज़ार जाकर सामान ले आए ऐसा था नहीं। रेशमा ने कहा कि मैं बाज़ार से सामान ले आऊँगी, और इसीलिए माँ ने रेशमा को बाज़ार सामान लेने के लिए भेजा। रेशमा ने गोलू को धक्का क्यों मारा? तो गोलू जिस पटाखों को बुझा हुआ समझकर छोड़ चुका था उसमें से चिंगारियाँ निकल रही थी, जिसके बारे में गोलू को पता नहीं था। रेशमा ने जोर से आवाज़ लगाई, लेकिन उसकी आवाज़ पटाखों की आवाज़ में दब गई। अब कोई उपाय न रहते रेशमा ने अपनी पहियों वाली साइकिल को धक्का देकर जोर से वहाँ ले जाकर गोलू को पीठ पे धक्का दिया और उसे गिरा दिया, और इसीलिए रेशमा ने गोलू की जान बचाने के लिए उसे धक्का दिया। रेशमा की जिंदादिली विषय पर संक्षेप में लिखिए। तो रेशमा एक जिंदादिल व्यक्ति थी है, वह बहुत छोटी है लेकिन फिर भी वह अपने कार्य खुद करती है। वह जब 5 साल की थी तब से उसके पाँव में जान चली गई, उसके पाँव बेजान हो गए, उसको वह विकलांग हो चुकी है, लेकिन अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे कार्य खुद करती है। वो किसी की सहायता लेना नहीं चाहती है, किसी की मदद नहीं लेती है, वह खुद आत्मनिर्भर बन चुकी है। साथ ही वह घर के कामों में भी मदद करती है, और इसी से हमें पता चलता है कि रेशमा बहुत जिंदा दिल है। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी। नीचे दी गई घटनाओं को कहानी के क्रम में लिखिए। तो यहाँ हमें 6 घटनाएं दी गई है, इसे हमें कहानी के क्रम में लिखना है। सबसे पहले हम घटनाएं पढ़ लेंगे। सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा, रेशमा बाजार से सामान लाई, रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा, गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मस्त था, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। तो सबसे पहले क्या आएगा ये हमें लिखना है। तो सबसे पहले आएगा ये, रेशमा बाजार से सामान ले आई, सबसे पहले आएगा। उसके बाद रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश पे जगमगाने लगा, ये आएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद तीसरा है, गोलू पटाखे छुड़ाने में मस्त था, तो ये 3 नंबर आएगा। 4 नंबर आएगा, रेशमा ने गोलू को जोर से धक्का मारा। 5 नंबर पर आएगा, माँ ने रेशमा को कहा कहीं चोट तो नहीं लगी। और आखिर में सबने रेशमा की पीठ थपथपाई, ये आएगा। तो इस प्रकार हमें कहानी को घटना के हिसाब से, कहानी के जो ये वाक्य है उसे कहानी के क्रम में रखना है, घटनाओं के आधार पर रखना है। प्रश्न 4 अ, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य प्रयोग कीजिए। आंखों का तारा होना, हाथ पटाना और पीठ थपथपाना। इनका वाक्य प्रयोग हम इससे पिछले वीडियो में कर चुके, फिर भी देखते हैं। आंखों का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना, रेशमा परिवार की आंखों का तारा थी। हाथ पटाना यानी मदद करना, हमें हमारे बड़ों के काम में हाथ मटाना चाहिए। पीठ थपथपाना, अच्छे कामों के लिए पीठ थपथपाई जाती है, यानी कि शाबाशी दी जाती है। प्रश्न 5 उदाहरण के अनुसार शब्द का उपयोग करके वाक्य लिखिए। यहाँ उदाहरण दिया है कि, यानी कि छोटी की और एक बड़ी की है। उसने कहा कि वह निर्दोष है, और दूसरा है मैंने नवीन की सहायता की। ओके, तो इस प्रकार हमें यहाँ पे भी वाक्य बनाने, इसलिए और ताकि। मैं स्कूल इसलिए जाता हूँ ताकि पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बन सकूँ, क्योंकि जबकि। मैंने उसे किताब दी थी क्योंकि वह पढ़ाई में तेज था, जबकि उसने किताब फाड़ दी। और ओके, तो इसका मतलब और इसका मतलब अलग अलग होता है। पश्चिम की ओर जाओ और मेरे लिए मिठाई लेकर आओ, या तो मिठाई की दुकान की ओर जा रहे हो तो मेरे लिए गुलाब जामुन और रेवड़ियाँ लेते आना। मैं और मैं,
मैं आज घर में नहीं जाऊंगा, या मैं आज स्कूल में नहीं जाऊंगा। प्रश्न 6 नीचे दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन कीजिए। वाक्यों का वचन परिवर्तन करना है। यहाँ 2 उदाहरण दिए हुए हैं। माँ को मिलते ही मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। यहाँ खुशी शब्द का वाक्य प्रयोग वचन परिवर्तन करके करना है। माँ से मिलते ही हमारी, यहाँ मेरी का क्या हुआ, हमारी खुशियों का, खुशी का खुशियों ठिकाना न रहा। इस तरह से हमें बाकी वाक्यों का वचन परिवर्तन करना है। ऐसी घटनाएं, ऐसी कई घटनाएं मेरे साथ घटी है। ऐसी एक घटना मेरे साथ घटी है, या ऐसी एक घटना हमारे साथ घटी है। इस प्रकार भी आप लिख सकते हो। परिचारिका ने मरीज की अच्छी तरह से देखभाल की। परिचारिका ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की, या परिचारिकाओं ने मरीजों की अच्छी तरह से देखभाल की। रात को मैंने सुंदर सपना देखा। रात को हमने सुंदर सपने देखे। भूकंप का झटका आया फिर भी मैं नहीं घबराया। भूकंप के झटके आए फिर भी हम नहीं घबराए। तो इस प्रकार से लिखना है। ब है, नीचे दिए गए शब्दों को चित्र में शब्द के क्रमानुसार लिखिए। यहाँ एक गाड़ी दी हुई है जिसमें हमें शब्दों के क्रमानुसार इन डिब्बों में शब्दों को रखना है। शब्द है मेहनत, भूकंप, सुंदर, मरीज, श्रेष्ठ, निर्दोष, तूफान, अंगूर और आकाश। तो सबसे पहले आएगा अंगूर, तो 1 नंबर, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। ओके, हम इसे 1 नंबर देते हैं। दूसरा आएगा आकाश, फिर आएगा तो यानी तूफान, उसके बाद त के बाद त थ द ध न यानी न पर से निर्दोष, 4 नंबर ये आएगा। फिर आएगा त थ द ध न प फ ब भ, तो यहाँ से भ यानी कि 5वां नंबर भूकंप। फिर म पर से 2 है तो मरीज, 6 नंबर आएगा मरीज। 7 नंबर मेहनत, 8 नंबर आएगा श्रेष्ठ, और आखिर में आएगा सुंदर। तो इस प्रकार हमें शब्दों को क्रमानुसार लिखना है। यहाँ पर आगे देखते हैं भाषा सज्जता। भाषा सज्जता में सबसे पहले हमें यहाँ पर एक चित्र दिया हुआ है, बहुत ही सुंदर चित्र है। देखते हैं चित्र के बारे में क्या लिखा है। यह एक सुंदर चित्र है। यहाँ पर जो शब्द गाढ़े अक्षर में दिए उसे ध्यान से देखिए। यह एक सुंदर चित्र है, तो सुंदर शब्द है। आसमान में काले काले बादल छाए हैं, काले काले शब्द। कुछ छोटे बड़े पेड़ है, तो यहाँ पर छोटे बड़े गाढ़े अक्षरों में इसे आप छोड़ दीजिए। ऊंचे पेड़ पर सुंदर फल लगे हैं। ऊंचे और सुंदर ये दोनों गाढ़े शब्द है। नदी में बहुत सा पानी है, तो बहुत सा। पानी में रंग बिरंगी मछलियाँ है, रंग बिरंगी। नदी में के पानी में कमल के 3 सुंदर फूल खिले हैं, या सुंदर फूल है, तो 3 और सुंदर। 2 नौका में से एक नौका किनारे पर पड़ी है, तो यहाँ 2 भी आएगा, और एक शब्द भी दिया हुआ है गाढ़े अक्षर में। सफ़ेद बकरी हरी घास खा रही है, तो यहाँ सफ़ेद भी आ सकता है और ये हरी भी आएगा। ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है, तो लंबी शब्द आएगा। उदाहरण दिया है, ग्वाला के हाथ में लाठी है। पहला वाक्य है कि ग्वाला के हाथ में लाठी है। ध्यान रखिए, ग्वाला के हाथ में केवल लाठी है। लाठी कैसी है हमें पता नहीं है। लेकिन दूसरा वाक्य है कि ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है, तो यहाँ पर लंबी शब्द है। क्या है? लाठी कैसी है? तो लाठी लंबी है। तो लाठी की विशेषता लंबी शब्द से दर्शाई गई है कि लाठी कैसी है, तो लाठी लंबी है। ग्वाला के हाथ में कैसी लाठी है? तो ग्वाला के हाथ में लंबी लाठी है। तो ये जो लंबी शब्द है यह है विशेषण। ओके, तो ये हमें समझना है। यहाँ लंबी शब्द लाठी की विशेषता या तो गुण को सूचित करता है। उसी प्रकार काले काले, छोटे छोटे, ऊंचे, सुंदर, बहुत सा, रंग बिरंगी, 3, 1, हरी, सफ़ेद, ये सारे शब्द किसी न किसी संज्ञा की विशेषता सूचित करते हैं। इसलिए संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले ये शब्द विशेषण
कहलाते हैं। खास ध्यान रखिए, विशेषण किसे कहा जाता है? तो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। तो यहाँ पर सुंदर, काले काले, छोटे बड़े, ऊंचे, बहुत सा, रंग बिरंगी, तीन, एक, हरी, सफ़ेद, लंबी, ये सारे शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं, यानी ये सारे शब्द विशेषण हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटिए। तो यहाँ कुछ वाक्य दिए हैं, हमें उसमें से विशेषण छांटने हैं। रेशमा हिम्मती लड़की है, तो यहाँ रेशमा कैसी लड़की है? तो हिम्मती, तो ये हिम्मती शब्द है विशेषण। छोटा बच्चा फिसल गया, कैसा बच्चा फिसल गया? छोटा, तो छोटा शब्द विशेषण है। कक्षा में 10 लड़कियां बैठी है, कितनी लड़कियां? तो 10, तो 10 शब्द विशेषण है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है, कैसी होती है सुबह? नई, तो नई शब्द विशेषण है। कुत्ता वफादार प्राणी है, कुत्ता कैसा प्राणी है? वफादार, तो वफादार शब्द विशेषण है। तो इस प्रकार संज्ञा की विशेषता बताने वाले सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। आगे देखते हैं योग्यता विस्तार। छात्रों के लिए है ये। पटाखे न जलाने के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आपको एक विज्ञापन या तो पोस्टर बनाना है, मतलब कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इसके लिए लोगों में जागरूकता पैदा हो, इसलिए आपको एक पोस्टर बनाना है। यदि पटाखे जलाए तो क्या होगा, या यदि पटाखे जलाने भी है तो किस तरह से जलाए? तो पटाखे खुली जगह में जलाए, सूती कपड़े पहनकर ही पटाखे जलाए, पास में पानी से भरी बाल्टी अवश्य रखें, साथ में किसी बड़े का होना जरूरी है, यानी आपके बड़े भाई, माता पिता, किसी को साथ में रखिए। तेज़ आवाज़ वाले पटाखे न लें, जिससे आवाज़ का प्रदूषण होता है। जहाँ तक हो फुलझड़ी जैसी पटाखे ही ले, मतलब फुलझड़ी जिसे हम गुजराती में तारामंडल कहते हैं, ऐसे पटाखे ही ले क्योंकि वो आवाज़ नहीं करते हैं। और अंत में दिया है कुमारपाल देसाई, जो गुजराती लेखक है, इनकी एक कृति है अपंगना ओजस, जो गुजराती में इसे कहीं से प्राप्त करके आपको पढ़ना है, क्योंकि ये अपंग और जो विकलांग होते हैं उनके बारे में है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने सुबह इकाई के अभ्यास, स्वाध्याय और भाषा सत्ता के बारे में चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय।